हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टोर्नेडो क्लासेस। आज हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज़ ऑकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनके यूजेस पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि ये आए कहाँ से। फर्स्ट क्या, ये आए कहाँ से, उसके बाद तो हमें पढ़ना है कि ये मतलब कैसे रहते हैं, मतलब हमारे अर्थ पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं और कैसे हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब किस फॉर्म में लाकर हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का सवाल हमें आज के टॉपिक में मिलेगा, दैट इज़ ऑकरेंस ऑफ मेटल। ये सेकंड वीडियो है मेटल एंड नॉन मेटल की, और ये लास्ट वीडियो भी है। अगर आपने अब तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको मिल जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल, ठीक, कि मेटल ऑकर कैसे करते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग रहते अर्थ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल कहाँ मिलेगा, अर्थ पे मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, मेटल आर फाउंड ऑन अर्थ्स क्रस्ट। मोस्टली द मेटल ऑकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, बट सम टाइम कैन ऑल्सो ऑकर इन फ्री स्टेट। ठीक है, अब जैसे कि तो अर्थ पे तो पाया जाता है मेटल, लेकिन अर्थ पे कहाँ, अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोल आप पढ़े होंगे, 3 लेयर ऑफ अर्थ, सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोल। तो मेटल कहाँ पाया जाता है, सबसे ऊपरी लेयर पे, क्रस्ट पे। ठीक, और मोस्टली मेटल क्या होते हैं, नेचर में कंबाइंड स्टेट में होते हैं कुछ, या फिर फ्री स्टेट में होते हैं। अब समझाते हैं आपको कि मेटल अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है, या तो वो कंबाइंड स्टेट में होंगे या तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अ नेटिव मेटल इज़ अ मेटल फाउंड इन इट्स मेटेलिक स्टेट नेचुरली, आइदर इन प्योर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अलॉय। देखो, अब एक नेटिव मेटल जो है, यानी एक जो मेटल है वो नेचुरली तो वो अपने मेटेलिक स्टेट में पाना जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ मेटल तो अपने नेटिव स्टेट में रहते हैं, यानी फ्री स्टेट में रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेसेस जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, कोरोजन होगा, ये सब प्रोसेसेस को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब इन सब प्रोसेसों की वजह से वो अपने आप को फ्री स्टेट में रजिस्ट नहीं कर पाते और वो कंपाउंड बना लेते हैं और फिर वो कंबाइंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नेटिव नेचर में पाए जाने वाले जो मेटल है वो फ्री स्टेट में रहते हैं, और जो अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं वो कंबाइंड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ कि मोस्ट मेटल कांट रजिस्ट नेचुरल प्रोसेसेस लाइक ऑक्सीडेशन, कोरोजन etc. Hence only non-reactive metal like gold, silver, platinum etc. are found in the native or free state. Most metal are obtained in the form of compound and then heated to be filtered their impurities to be further used for various application. तो कुछ मेटल खुद को रजिस्ट कर लेते हैं तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ खुद को नहीं कर पाते हैं रजिस्ट तो वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। रजिस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जो है ऑक्सीडेशन और कोरोजन। क्लियर कि एक फ्री स्टेट में रहता है, एक कंबाइंड स्टेट में रहता है। कंबाइंड स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि खुद को रजिस्ट नहीं कर पाते, उन्हें कंपाउंड बनाना पड़ता है ताकि वो रजिस्ट कर सके अपने आप को ऑक्सीडेशन और कोरोजन जैसे प्रोसेसेस में। और जो फ्री स्टेट में रहते हैं वो वेरी नॉन रिएक्टिव, ठीक है, वेरी लीस्ट रिएक्टिव, यानी समझ लीजिए नॉन रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में रह लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मेटल दो स्टेट में रहता है, पहला फ्री स्टेट, दूसरा कंबाइंड स्टेट। क्लियर कि फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में क्यों रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन की। ये क्या बात है, ये मतलब एक नया टर्म है ना। अच्छा, आप लोग को यहाँ ध्यान देना है कि एक्सप्लोजन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसके लिए सॉरी। यहाँ EX करना है, PLOSION। अब क्या होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे देखो, हमारा अर्थ जब बना तो उस पर पहले से नहीं मेटल था। जब इस पर रिसर्च हुआ, साइंटिस्टों ने जाना खोजा, तो उन्हें पता चला कि हमारे अर्थ पे मेटल पहले से नहीं था। वो कैसे आया, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया है। कैसे है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से।
कोई एक्सप्लोज़न हुआ स्पेस में हमारे, ठीक है, एक्सप्लोज़न हुआ स्पेस में हमारे, वहाँ से कुछ चीज़ें हमारे अर्थ पे आ गिरी, ठीक, अर्थ पे आ गिरी और वही क्या हुई, वही सब मेटल थी, मेटल थे वो सब, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन करता है सुपरनोवा एक्सप्लोज़न कि हमारे अर्थ पे मेटल आया कैसे, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ये ऑकरेंस ऑफ मेटल एक फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेटल के बारे मतलब अब मेटल तो हमें पता चल गया कि ऑकर कैसे करता है, यानी कैसे आया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया। ऑकर कैसे करता है यानी किस फॉर्म में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, तो या तो वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा कंपाउंड बना के, या तो वो फ्री स्टेट में रहेगा क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव या फिर वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे पता चल गया हमें आया कैसे और कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम इन्हें निकालेंगे कैसे, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो कंपाउंड फॉर्म में हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब हम मेटल का प्योर फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, हम मेटल का कंपाउंड है उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, मेटल का हमें प्योर फॉर्म चाहिए, तो हमें उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इस टॉपिक में पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जानना ज़रूरी है। तो क्या क्या हैं वो टर्म्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेटलर्जी, मेटलर्जी यानी साइंस ऑफ मेटल। मतलब मेटल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी मेटलर्जी में की जाती है, कि उसका एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, उसका ऑकरेंस हो गया, कैसे ऑकर करता है, उसका फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी करना हो गया, उसका यूज़ हो गया, ये सारी की सारी बातें हम लोग इस पे करते हैं, मेटलर्जी में करते हैं। ये आपका अभी 10th में भी है और उसके बाद आपको इसे 12th में भी पढ़ना है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए और भी वीडियोस पाने के लिए। और हम आपको 12th का जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मेटलर्जी बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो मेटलर्जी समझ में आया क्या, साइंस ऑफ मेटल। नेक्स्ट है मिनरल, ठीक, ये जानना ज़रूरी है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे कि व्हाट इज़ मिनरल, ठीक। तो मिनरल की बात करते हैं। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अब देखो, सुपरनोवा एक्सप्लोजन तो हुआ, उससे हमारे अर्थ पे मेटल तो आया। अब ऐसा तो है नहीं सारे के सारे मेटल एक ही जगह गिर गए, अनइवनली मेटल जो थे वो अलग अलग जगह गिर गए हमारे अर्थ पर, ठीक है। मान लीजिए हमारा अर्थ है, उस पर अलग अलग जगह हमारे अर्थ पे मेटल गिर गए, ठीक। तो अब जब गिर गए तो कुछ कंपाउंड बना लिए, कुछ फ्री रह गए। तो अब जहाँ कंपाउंड बना रहेगा उसका, जिस जगह वो रहेगा, ठीक है, कंपाउंड बना रहेगा जिस जगह, वहीं से ना हम उसको निकालेंगे। जहाँ मेटल होगा अर्थ पे हमारे, मान लो यहाँ मेटल है, ठीक है, तो यहीं से ना हम उसको निकालेंगे। तो जिस जगह पे वो मेटल का कंपाउंड रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। हमारे नेचुरली जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ वहाँ से मेटल आया तो किसी जगह पे आया होगा, और जो कंबाइंड स्टेट में मेटल रह गए यानी कंपाउंड बना लिए, तो जो कंपाउंड उन्होंने बनाया है उसी कंपाउंड से ना निकालेंगे, वहीं गड्ढा खोदने पे ना हमें मिलेगा। जहाँ कंपाउंड है ही नहीं वहाँ हमें कैसे मिलेगा, जहाँ मेटल है ही नहीं वहाँ हमें कैसे मिलेगा। तो मिनरल मतलब क्या हो गया कि जहाँ ऐसी जगह जहाँ मेटल के कंपाउंड या फिर मेटल प्रेजेंट है और वहाँ से हम लोग मेटल को निकाल रहे हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल। यानी मिनरल ऐसी जगह है जहाँ से हम मेटल निकाल सकते हैं। मेटल जहाँ पाए जाएंगे और जहाँ से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं उसी जगह को हम लोग मिनरल कहेंगे। अगर ये टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर ये फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। हम इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ओर की। अब ओर और मिनरल में बच्चों बहुत वो होता है क्या, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। सारे बच्चे कहते हैं मिनरल और ओ एक ही है, तो मिनरल और में क्या अंतर है। मिनरल और ऐसे मिनरल होते हैं, ऐसे मिनरल जहाँ से हम लोग निकालते हैं। मिनरल तो वो जगह थे जहाँ से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं, लेकिन और ऐसे मिनरल हैं जिस मिनरल से ही हम लोग मेटल को निकालते हैं।
सारे मिनरल से हम लोग मेटल नहीं निकालते, कुछ ही मिनरल से मेटल निकालते हैं, और उन्हीं मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक है, अब सारे मिनरल से हम लोग क्यों नहीं निकालते हैं, इसलिए नहीं निकालते, हम लोग ऐसे ही मिनरल से निकालते हैं जहाँ हमको क्या हो, जहाँ हमको प्रॉफिट हो। ठीक, जहाँ मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक, जहाँ मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक, वैसे ही जगह से हम लोग मेटल निकालते, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओर। एक बात ध्यान देने वाली है कि सारे ओर मिनरल हो सकते हैं, यानी ऑल ओर्स कैन बी मिनरल, बट ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी ओर। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, ये बात आ जाएगा आपको, मतलब एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स के दे दिए या फिर आपको वेरीफाई करने को दे देगा। तो क्यों सारे मिनरल्स, अब सारे ओर तो मिनरल होते ही हैं, और ही तो वैसे मिनरल है जहाँ से हम लोग मेटल निकालते हैं, लेकिन सारे मिनरल और नहीं हो सकते। क्यों सारे मिनरल और नहीं हो सकते, क्योंकि सारे मिनरल से हम लोग मेटल नहीं निकालते, इसलिए सारे मिनरल और नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, या फिर वीडियो को एक बार और पीछे करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है गैंग और मैट्रिक्स, GANGUE, इसको गैंग पढ़ेंगे। ठीक है, गैंग पार्टिकल या फिर गैंग्यू नहीं पढ़ेंगे। ठीक, गैंग्यू नहीं पढ़ेंगे, गैंग। ठीक, तो गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं? द गैंग और मैट्रिक्स इज़ एन अनवांटेड कमर्शियल यूजलेस रॉक्स, earthy or sandy material that are found with the ores. These are impurities which will filter out later stages. अब जो मेटल है जो कंपाउंड बनाकर है, मान लीजिए ये ज़मीन है, इसमें जो कंपाउंड बनाकर है, तो ऐसा तो है नहीं ये पूरा का पूरा फोल कंपाउंड ही होगा, यहाँ कुछ कंपाउंड होगा। ठीक है, और कुछ इसमें क्या होंगी, इम्प्योरिटी, कुछ क्या होंगी, कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ होंगी। कुछ साइड, इधर साइड मान लो अर्थ का कुछ पार्ट हो गया, यानी डस्ट रॉक ये हो गया, बीच में ये जो ब्लू वाला है ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो ब्लू वाला ये हो गया मिनरल, यानी और, यानी कंपाउंड, मेटल का कंपाउंड ये है। बाकी जो ये रेड रेड है वो सैंड या रॉकी पार्टिकल होंगे। तो जब हम लोग निकालेंगे तो ये सब भी, यानी रेड वाले पार्ट भी निकल के बाहर आ जाएंगे। इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, गैंग पार्टिकल कह रहे हैं या फिर मैट्रिक्स कह रहे हैं। क्लियर? इसको लेटर प्रोसेस में फ़िल्टर आउट कर देते हैं। ये क्लियर? अब आता है कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझ में आ गए, जैसे मेटलर्जी, साइंस ऑफ मेटल, मिनरल जहाँ से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं, और ऐसे मिनरल जहाँ से हम लोग मेटल को निकालेंगे, गैंग पार्टिकल, जो इम्प्योरिटीज़ वो कम मेटल के साथ आ जाती है एक्सट्रैक्शन के वक्त, वो होंगे गैंग पार्टिकल। और फिर उसके बाद एनरिचमेंट क्या है, इन गैंग पार्टिकल को उस कंपाउंड या फिर मेटल से हटाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, एनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन। क्लियर? कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे। हमें कंपाउंड तो मिल गया, कंपाउंड को हम लोग साफ़ तो कर दिए, अब कंपाउंड में से प्योर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है। तो एक बार ये फ्लो चार्ट आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक, देख लिए, यहाँ और हो गया, यहाँ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड, रोस्टिंग, ये जो लिखा है, एक बार सारे टर्म्स को आप लोग देख लीजिए। तो फ्लो चार्ट आप लोगों ने देख लिया, अब इसे समझाते हैं। अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हमें कंपाउंड मिल चुका है, अब उसमें से हमें मेटल निकालना है। उस कंपाउंड को हम लोग साफ़ भी कर चुके हैं, अब उसमें से मेटल निकालना है। तो अब ऐसा नहीं है हम लोग डायरेक्ट मेटल निकालेंगे एक ही प्रोसेस से, सारे मेटल को एक ही प्रोसेस से नहीं ना निकाल सकते, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है, सबका जो कंपाउंड बना है उनका प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक्सट्रैक्शन करने से पहले एक चीज़ करना पड़ता है, वो क्या है, पहले मेटल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से। 3 पार्ट में कौन कौन से,
पहला मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को एक साइड, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को एक साइड, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी को एक साइड। एक साइड का मतलब ये तीन अलग अलग जो रिएक्टिविटी है, हाई मीडियम लो, इन तीनों को हम लोग अलग अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक ही प्रोसेस से सबको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की। ठीक है, अब जो मीडियम रिएक्टिविटी है उनकी बात करते हैं। तो इनको कैसे निकालेंगे? ये ज़्यादातर कार्बोनेट और फिर सल्फाइड ओर में रहता है। ठीक है, किसमें कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में रहता है। अब इसे हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? अगर आप एक बार खुद से सोचें कि अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका जो ओर सल्फाइड और कार्बोनेट में है इसको ऑक्साइड में बदल दें, फिर इसको रिड्यूस कर दें तो हमें मेटल मिल जाएगा, फिर उसको रिफ़ाइन कर दें तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा कि नहीं। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, अगर मान लो वो सल्फाइड ओर है तो उसको हम लोग हीट करेंगे, एयर एक्सेस ऑफ एयर प्रोड्यूस मतलब उसको प्रोवाइड करके हम लोग हीट करेंगे सल्फाइड ओर को, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग। और इससे क्या होगा, वो ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाएगा। फिर इसको रिड्यूस कर देंगे और फिर उसको रिफ़ाइन कर देंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। क्लियर, प्योर मेटल कैसे मिलेगा? सल्फाइड हो रहा, उसको रोस्ट करेंगे, यानी उसको हाई मतलब एक्सेस ऑफ एयर प्रोवाइड करेंगे और फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको रिड्यूस कर देंगे और प्यूरीफाई करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। इसी तरह अगर कार्बोनेट और हुआ तो उसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें जो हम रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर प्रोवाइड कर रहे थे, कैल्सिनेशन में हम लोग लिमिटेड एयर प्रोवाइड करेंगे। कैसा? लिमिटेड एयर प्रोवाइड करेंगे हम लोग। ठीक, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे, उसके बाद ये ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा, फिर उसको रिड्यूस करेंगे और फिर प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी की। मेटल ऑफ लो रिएक्टिव में क्या है, हम लोग डायरेक्ट रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, और रोस्टिंग के बाद वापस उसको रिड्यूस करेंगे और फिर मेटल मिल जाएगा हमें। तो सेम प्रोसेस है वापस। ठीक है, तो ये जैसे ये वाला प्रोसेस था ना मीडियम रिएक्टिव में, ये वाला उसी तरह सेम प्रोसेस से लो रिएक्टिव वाले को भी निकालेंगे। अब एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में तब अंतर क्या हुआ। ठीक है, दोनों में अंतर ये है क्योंकि इसी प्रोसेस से इसको मीडियम रिएक्टिव को भी निकाल लें, इसी प्रोसेस से हम लोग लो रिएक्टिव वाले को भी निकाल लें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसी प्रोसेस से मीडियम वाले को भी निकाल लें, इसी प्रोसेस से लो वाले को। तो सवाल ये मन में उठना चाहिए कि ये दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है, जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो इन दोनों में क्या, रिड्यूसिंग एजेंट अलग रहेगा। क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट अलग रहेगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। क्लियर, और अब उसके बाद बात करते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी की। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव में क्या, इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट। इसमें बॉन्ड इन लोग का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक, तो इनका जो कंपाउंड रहता है उनका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, झटका देते हैं, उससे तोड़ते हैं और फिर प्योर मेटल हमें मिल जाता है। इस तरीके से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको बैकग्राउंड में बारिश होने की आवाज़ आ रही होगी तो उससे आपको इग्नोर करना है, फुल कंसंट्रेशन आपको पढ़ाई पे देना है इस वक्त। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हाई रिएक्टिव है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मीडियम रिएक्टिव है तो उसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जैसे प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो ऑक्साइड ऑफ मेटल बने, फिर उसको अलग रिड्यूसिंग एजेंट से उसको रिड्यूस कर लेंगे, फिर हमें मेटल मिलेगा, उसको रिफ़ाइन कर लेंगे। सेम उसी तरह लो रिएक्टिव में क्या है, वो सल्फाइड में पाए जाएंगे, उनका हम लोग रोस्टिंग करेंगे यानी एक्सेस ऑफ एयर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उसको ऑक्साइड में बदलेंगे और फिर उसके बाद हमें मेटल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं रिफाइनिंग की। यहाँ डेफिनेशन है रोस्टिंग और फिर कैल्सिनेशन प्रोसेस का, यहाँ डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की। ठीक, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज, डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर देयर रिफाइनिंग। मतलब यहाँ से समझिए कि रिफाइनिंग क्या होता है, प्यूरीफाई करना किसको, क्रूड मेटल को। क्रूड मेटल क्यों, क्योंकि अभी हम उसको एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे, उसी
उसी को अगर हम लोग रिफ़ाइन कर लेंगे, मतलब प्यूरीफाई कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगा। यानी यहाँ कंपाउंड था, कंपाउंड में से हम लोग मेटल, मान लिया कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर दिए, मेटल मिला। अब मेटल में अभी भी थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ प्यूरीफाई कर दिए हैं। अब प्यूरीफाई करके हमें क्या मिला, जो मेटल मिला, ये रिफाइंड मेटल मिला, ठीक, जो कि प्योर है। क्लियर? तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफाइनिंग। डेफिनेशन लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग the process of purifying the crude metal is called refining, is called refining। क्लियर? रिफाइनिंग क्लियर हुआ? यानी क्रूड मेटल को अगर हम प्योरीफाई कर दिए तो वो क्या हो गया, रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया, उसी को क्या कहेंगे, रिफाइनिंग प्रोसेस। अब सबको एक ही प्रोसेस से हम लोग रिफाइन नहीं कर सकते, अगेन वही सवाल, क्योंकि सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग है, सबकी रिएक्टिविटी अलग है, तो सबको एक ही प्रोसेस से हम लोग प्योरीफाई नहीं कर सकते, यानी रिफाइन नहीं कर सकते। तो कुछ अलग अलग फॉलोइंग रिफाइनिंग मेथड है, क्या क्या? सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले लिक्वेशन, सबसे पहले है लिक्वेशन, उसके बाद है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन, उसके बाद है जोन रिफाइनिंग, ठीक, उसके बाद है जोन रिफाइनिंग, और उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये 4 मेथड है रिफाइन करने के, कौन कौन सा? सबसे पहले लिक्वेशन, ठीक, उसके बाद है डिस्टिलेशन, उसके बाद है जोन, उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो जो जोन रिफाइनिंग है, ठीक है, जो जोन रिफाइनिंग वाला मेथड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब थोड़ा आसान है, मतलब 12th में आपको बिल्कुल डिफाइंड फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, 10th में नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जोन रिफाइनिंग भी कुछ होती है। आपको 10th में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ना है, पहला है लिक्वेशन, ठीक है, पहला है लिक्वेशन, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, बस यही 2 चीज़ आपको पढ़ना है। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले लिक्वेशन की, कि लिक्वेशन होता क्या है। तो लिक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब उसके बाद उसमें से प्योर मेटल कैसे मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट पे। ये पूरा प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट पे, पूरा प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट पे निर्भर है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कुछ इस टाइप का होता है, फिगर है, देख लीजिए, यहाँ फायर है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ जो मेटल एक्सट्रैक्ट करके निकला है उसको यहाँ रख लेंगे, तो उसके बाद नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, तो वो मेल्ट होकर इधर से बाहर आ जाएगा प्योर मेटल, ठीक है, इधर से प्योर मेटल, ये प्योर मेटल इधर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और जो इम्प्योर मेटल है वो यहीं, मतलब इम्प्योर चीज़ें हैं वो यहीं बच जाएंगी। क्लियर? वो यहीं बच जाएंगी, इम्प्योर चीज़ें यहीं बच जाएंगी, और जो प्योर मेटल है वो इधर बाहर हो जाएंगी। क्लियर? ये क्या होता है, ये होता है लिक्वेशन। लिक्वेशन में मेन चीज़ क्या होता है, लिक्वेशन में मेन चीज़ इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ये जितना रहेगा उसके हिसाब से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आ गया हीट करने पे, वो पिघल कर बाहर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ वो वहीं रह जाएगा, इससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये था लिक्विफिकेशन, लिक्वेशन यानी। डिस्टिलेशन आपको पता ही है, बचपन में ही पढ़ा दिया गया था आपको, और लेकिन वैसे जानना आपको ज़रूरी नहीं है, 12th में आपको एक्सप्लेन करके दोबारा बताया जाएगा। जोन रिफाइनिंग भी वहीं बताई जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की, बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की, ठीक है। द मोस्ट वाइडली मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
जैसे मैंने कहा ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे देख लो एक बार, ठीक है, ये फिगर एक बार आप लोग देख लेना। इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है कैनोड है, ठीक है। एक तरफ जो है वो प्योर कॉपर रहेगा, ठीक। प्योर कॉपर मान लो जिस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिस मेटल को भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, रिफाइन कर रहे हो, वो एक तरफ प्योर रेस्ट फॉर्म रहेगा उसका एक तरफ, और एक इलेक्ट्रोड में वो जो मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो रहेगा, ठीक है। बीच में सॉल्यूशन रहेगा, कैसे सॉल्यूशन रहेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड, ठीक। यहाँ हम लोग कॉपर को वो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक कैथोड हो गया, कैनोड हो गया, ठीक है। एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर है, और कैथोड पे क्या है, प्योर कॉपर है, ठीक। अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बैटरी आपको दिख रहा होगा, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ स्विच भी दिख रहा होगा आपको, ये स्विच, ये बैटरी, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। उस पर क्या, उसके बाद क्या होगा, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड dissolve into electrolyte. A equivalent amount of pure matter from the electrolyte is deposited at the cathode. The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and called anode mud. अब आपको ध्यान से सुनना है। जब हम लोगों ने करंट पास किया, तो जो इम्प्योर मेटल थे कहाँ थे, इम्प्योर मेटल एनोड पे जो थे वो क्या हुआ, डिज़ोल्व होने लगा, और उतना ही अमाउंट में प्योर मेटल डिपॉजिट होने लगा, कहाँ, कैथोड पे, ठीक। और जो बचा हुआ जो नीचे इम्प्योरिटीज़, जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो नीचे बच जा रही थी, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एनोड मड कह रहे हैं। क्लियर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार कमेंट में बता देंगे कि सर ये वाला सेक्शन नहीं क्लियर हुआ, तो उसके पे हम लोग अलग से एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है क्या, कोरोजन। द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरेडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज़ कॉल्ड कोरोजन। क्या है कि कुछ मेटल के सरफेस क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कैसे, जब उन्हें मॉइस्ट एयर में रख दिया, जैसे आप लोग देखा होगा कि जो लोहे का सामान होता है, अगर हम लोग लोहे का इसी तरह खुले में रख देते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट आ जाती है, उसी को कोरोजन कह रहे हैं, ठीक है। और एसिड की वजह से भी होता है, मॉइस्चर की वजह से भी कोरोजन होता है, ठीक। अब बात आती है कि इससे बचे कैसे हैं, कोरोजन तो हो गया इससे, लेकिन बचने का उपाय क्या है। तो इससे हम लोग कुछ प्रोसेस से बच सकते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय, ठीक है। क्या किसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रेसिंग, गैल्वेनाइजेशन और क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग, ठीक है। इन सब प्रोसेस से हम लोग बच सकते हैं, किससे, कोरोजन से। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको इसमें पता होगा, पेंटिंग से उसके ऊपर पेंट कर देंगे, ऑयलिंग से उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, ग्रीस से उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। अब बात आती है एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें थिक ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम को हम लोग इसका थिक ऑक्साइड, मतलब एल्युमिनियम के ऑक्साइड का थिक लेयर हम लोग मेटल के ऊपर लगा देते हैं ताकि कोरोजन ना हो। इससे हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। इसे हम नहीं समझाएंगे, इसे आपको बताना है, ठीक है। ये आप आज का क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, क्लियर। और अब अलॉय क्या आता है, अलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए नॉन मेटल। अलॉय क्या है, मिक्सचर है, किस चीज़ का, मेटल या दो से अधिक मेटल या फिर नॉन मेटल का। लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, यानी अच्छे से मिक्स हुआ है, वो होता है अलॉय। दो मेटल या नॉन मेटल के हेल्प से होमोजीनियस मिक्सचर अगर हम बनाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा अलॉय। जैसे एग्जांपल में स्टील ले लेते हैं, जो स्टील की बर्तन होती है वो, उसमें क्या क्या होता है, उसमें आयरन, निकल, क्रोमियम, इन तीनों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
ब्रास ले लेते हैं तो उसमें कॉपर जिंक इसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और एक और तरह का अलॉय होता है जिसको अमालगम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेटल मरकरी होता है। जिस अलॉय में एक मेटल मरकरी हो वो क्या होगा, उस अलॉय को हम लोग क्या कहेंगे, उस अलॉय को हम लोग कहेंगे अमालगम कहेंगे। क्लियर क्लियर हो गया ये सब कि क्या होता है कोरोजन, कैसे हम लोग बचते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन। आपको बताना है क्या होता है क्रोम प्लेटिंग, ये भी आप बता सकते हैं। वैसे हम कमेंट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे देंगे कि क्रोम प्लेटिंग क्या होता है। आपको एक बार ट्राई करना है खुद से, गैल्वेनाइजेशन और क्रोम प्लेटिंग क्या होता है। और एनोडाइजिंग बताई दी है, एलॉय क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा आई होप। फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और फिर कैसे एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये था ऑकरेंस ऑफ मेटल कि कैसे मेटल ऑकर करता है, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हमें पता चला कि ऑकरेंस कैसे होता है, इसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है ये आपको बताना है। नहीं पता कोई बात नहीं, हम इसका आंसर आपको दे देंगे टेलीग्राम पे भी, और आपको डिस्क्रिप्शन या फिर लिंक में कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर मिल जाएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ नोट्स के PDF फॉर्म मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड जय हिंद।